यूएस वॉर खत्म हो चुका है या नहीं हो चुका, ये अब एक कंफ्यूजन बन के रह गया है। काफी सारी चर्चाएं हुई, काफी सारी मीटिंग्स हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है एक और नई मीटिंग होने वाली है और वो होगी कतार दोहा में। यहां पर डायरेक्टली मिलेंगे ईरान और यूएस के जो लोग हैं, जो टॉप रैंक ऑफिशियल्स हैं, और वो ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये वॉर कैसे खत्म हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खोला जाए। इसी बीच ईरान ने अब इतने महीनों बाद डिसाइड किया है कि अली खामेनेई जो वहां के सुप्रीम लीडर थे, उनकी अब अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कम से कम 5 दिनों का आयोजन किया गया है। ईरान यूएस वॉर पूरी तरीके से कब खत्म होगा, और इसी बीच पीएम मोदी को निमंत्रण भी आया कि वो ईरान जाएं। अब ये स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के बाद अब दोहा फिर से एक बार फिर देखिए, जैसे ही ये सीज फायर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने साफ कह दिया था कि इजराइल ने कोई सीज फायर साइन नहीं किया है, हम तो लड़ते रहेंगे। भाड़ में गया सीज फायर, भाड़ में गई दुनिया की इकोनॉमी जिसकी तबाही हो रही है। हर दिन जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रह रहा है, उससे दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश हो रहा है। लेकिन लगता है वहां कोई फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं 990 दिन हो गए, 1000 दिन हो जाए लड़ते लड़ते, हमको तो अब लड़ने का शौक हो गया है, हम लड़ते रहेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि ये सीज फायर भी तबाह हो जाए। और सीज फायर को तकरीबन उन्होंने तोड़ने की तो पूरी कोशिश की है। प्रॉब्लम यह है अमेरिका के लिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, शामिल अमेरिका खुद की इकोनॉमी का, वो भी मिड टर्म इलेक्शन के साल में। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को डेस्परेटली ऑफ रैंप चाहिए और वो बातचीत के रास्ते फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो नीचताई है, कहना कुछ करना कुछ, साइन कर दिया और फिर उसी को मिनटों के अंदर तोड़ा जी, और फिर जाके दूसरों को गाली देना कि नहीं वो उसकी ईरान की वजह से। भाई पहली बात ये हुई थी कि लेबनान में भी सीज फायर होगा, लेबनान की प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी को आप रिस्पेक्ट करेंगे, और आप मिनटों के अंदर इजराइल के दबाव में ये पूरा पलट हो गया। पहले तो कह रहे थे मैं इजराइल को मेरी सुननी पड़ेगी, मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते वगैरह वगैरह। लेकिन सबको पता चल गया कि भाई असली इसमें जो खलनायक है वो कौन है। और फिर इनको भी लड़ाई छेड़नी पड़ी कि इजराइल को खुश रखने के लिए, अपने जो हॉक्स हैं उनको खुश रखने के लिए। लेकिन ये अच्छी तरह जानते हैं, डीप स्टेट अच्छी तरह जानती है कि ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है ये लड़ाई का कंटिन्यूएशन। आपको पीस टॉक्स पे आना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू शट दिस स्टूपिड वॉर डाउन। सो यू थिंक कतार इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टॉप? कतार पे जाके दोहा में जो मीटिंग अब होने वाली है, इससे इस युद्ध का अंत हो जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फाइनली विल बी ओपन फॉर एवरीवन? वेल वी होप सो। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का सवाल है, और ऊपर सोने पे सुहागा वहां नेतन्याहू साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं ये डील रैक करके छोड़ूंगा। मैंने तो लड़ाई शुरू की थी कि अमेरिका ईरान को तबाह कर दे हमारे लिए जी, ठीक है। अब अमेरिका को 110 दिन से ज्यादा हो गए लड़ते हुए, और उनको भी साफ दिख रहा है कि आप जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर लीजिए, आप ना ईरान में तख्ता पलट कर पाएंगे, ना नेशन स्टेट डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ना न्यूक्लियर डील, ना मिसाइल डील, कुछ भी नहीं आपके हाथ में, ठीक है। आप लड़ना चाहते हैं, आप शौक फरमाते हैं, तो आप शौक पूरा कर लीजिए। लेकिन इस शौक में दुनिया को शौक लग रही है इकोनॉमिक, दुनिया की तबाही हो रही है, एंड यू हैव टू बी ब्लडी वेल कंसर्न। तो ये जो वॉर है सर, आपने कभी इस तरह की चीजें देखी है क्या बख्शी साहब की? एक तरफ मतलब चर्चाएं हो रही है, शांति वार्ताएं हो रही है, इतना ज्यादा सीरियसनेस दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक जो वॉर है वो चल ही रही है, मतलब अटैक्स हो ही रहे हैं। नहीं देखिए, इस टाइप की चीज तभी होती है जबकि एक साइड बिल्कुल ही जिसके ना अनट्रस्टवर्दी हो जाए, कहे कुछ करे कुछ, दिन में 3 बयान बदली करे और चौथे दिन एक और बयान दे दे।
तो डोनाल्ड ट्रंप को तो ट्रस्ट करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए अब इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और ऊपर से फिर मैंने बताया ना, सोने पे सुहागा, जहां वो लाइन पे आ गए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज सेकेंड प्रेसिडेंसी ही डिड समथिंग सेंसिबल बाय ट्राइंग टू शट द वॉर डाउन। उसी वक्त नेतन्याहू ने बोल दिया, ऐलाने जंग कर दिया कि हम तो साहब ये लड़ाई रुकने नहीं देंगे, हमें तो शौक हो गया है लड़ने का। चाहे दुनिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, अमेरिका की इकोनॉमी जाए चूल्हे में, भारत की इकोनॉमी जाए खड्डे में, हमें कोई परवाह नहीं, हमको लड़ने का शौक है, हम तो लड़ते रहे। जैसे पहले ये डील्स बर्बाद हो गई, पूरी नहीं हो पाई, वैसे ही फिर से नेतन्याहू की वजह से ये डील जो कतार में हो सकती है वो फिर से कैंसिल हो जाए। नहीं हो जाए क्या, वो तो तकरीबन कैंसिल हो गई थी ना। ही सक्सीडेड इन रीस्टार्टिंग द वॉर बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। जी, नेतन्याहू टोटली सक्सीडेड। जो भी मर्जी चै डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे नेतन्याहू को, उनको घुटने टेक के लड़ाई दोबारा शुरू करनी पड़ी। अब पूरे अमेरिका में अब लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक छोटा सा देश हमको, हमारे ऊपर राज चला रहा है, हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है, और हम लोग, हमारे नेता, हमारी कांग्रेस, हमारा प्रेसिडेंट, वो सब गुलामी दिखा रहे हैं एक छोटे से देश की, जो कि हमारी दुम मरोड़ रहा है। द टेल इज वैगिंग द डॉग। जी, और इस डील के बाद अगर ये वॉर खत्म हो जाती है, 6 बिलियन की बात कर रहे हैं पेजेश्कियान की, ईरान विल रिकवर 6 बिलियन फंड्स फ्रोजन इन कतार अंडर इस्लामाबाद MOU। और उसके अलावा भी बातें हो रही है कि सैंक्शंस शायद हटा दिए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं वॉर के बाद ईरान किस प्रकार से उभरेगा? आई थिंक आपको लगता है कि ईरान इज ऑलरेडी अ विनर इन दिस वॉर, बट उभरेगा किस प्रकार से एज अ पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड? सर देखिए, ईरान एज पर प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, प्रोफेसर मियर शाइमर, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ये सब कह रहे हैं कि ईरान इज द क्लियर विनर। पूरी दुनिया कह रही है कि द MOU शोज दैट ईरान इज द क्लियर विनर ऑफ दिस वॉर, स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस। और इसके अलावा ईरान जो है वो बाय कंट्रोलिंग द गल्फ ऑफ हॉर्मुज इट हैज इमर्ज्ड मच स्ट्रॉन्गर। बहुत ज्यादा ताकतवर वो पहले से हो गया है। वो एक रीजनल सुपर पावर के रूप में इमर्ज हुआ है। और आप जो अभी तक हेजमान था इजराइल, अब हेजमान क्लियरली यहाँ पे उभर रहा है ईरान। और जो बाकी गल्फ स्टेट्स हैं वो भी इसके साथ मोडस विवेंडी करने को तैयार हैं, तैयार होने को मजबूर हो गई है, और कोई चारा नहीं है उनके पास। जी सर, अब ईरान इतना बड़ा पावर बनता जा रहा है, हमने इतना झेला है यूएस के साथ, पीएम मोदी को न्योता गया, तो आप पीएम मोदी अब नहीं जा रहे, वो भेज रहे बिहार के गवर्नर को, MOS मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। आपको लग रहा है फिर से कोई हम भूल चूक तो नहीं कर रहे? अगर पीएम मोदी जाते तो एक बहुत बड़ा संदेश रहता, और आगे शायद हमारे पास एक ऑप्शन रहता और भी ज्यादा बिजनेस करने का और अपना सहयोग बढ़ाने का। बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है कि अगर वो जाते तो हमारा फायदा ही फायदा होता। एक तो हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट रही हैं, $1 बिलियन पर हफ्ते का वो तेल बेचेगा। हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो एक्सपेंड हो गया है उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है, मेकअप करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा ईरान का तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि वो सबसे नजदीक। और दूसरा, हमको जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में है उसमें बड़ा हिस्सा पार्ट लेना चाहिए। हमको चाबहार का पोर्ट दोबारा उस पर काम शुरू करना चाहिए। वो है हमारा गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, विद यूरोप। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हर किसी देश के सब लोग हमारे पे हावी हो गए हैं, लगता है साहब। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ। है वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए,
जी। हटाए हैं तो बोला 10% सुप्रीम कोर्ट ने बोले, 12% आप और लो हमारी तरफ से फॉर फोर्स्ड लेबर। इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका, और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। जी। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया, GE404। पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे जी। दिया। और अब आम का भी इनके साथ फंसा रहे कि आम का भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब, मतलब नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वॉर से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले, तो शायद इस बार बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते हैं, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं, और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं जी, तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था, तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे अफसोस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या, कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? ट्रेड डील सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात जी। चलिए, थैंक यू सर, आपने इसके बारे में बताया। एक और बड़ा सवाल जो अभी बहुत चर्चा में है, आपको पता ही होगा कि फाइनली भारत ने बताया कि हमारे 6 शहीद, जो 6 जवान थे वो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। अब एक जो राजनाथ सिंह जी का वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में जुलाई में स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था और जनता बड़ी हैरान है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि शहीदों की बात हुई और उनको सैलरीज भी जारी थी 12 महीनों के लिए, और अब उन्हें बताया जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सर? पूरा मामला कैसे, ये जो है सरकार कैसे इसको देखती है, आर्मी इसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं जो भी हुआ? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने शायद मिसलीड किया कंट्री को, एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। साहब मैं तो थोड़ा हैरान हूं, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। लड़ाई में, जंग में शहादत कुर्बानी होती है, और हम लोग अपने शहीदों को, कुर्बान जो होते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। मैं तो हैरान, सबको मालूम था कि हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। इतनी भीषण लड़ाई में कुछ कैजुअलिटीज का होना तो अनिवार्य है ही। मुझे समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहां तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? हर लड़ाई में हमने देखा शहीदों की जो चिताओं पर जो लोग हजूम आता है, वो हर टीवी कैमरा उसको कैप्चर करता है, पूरे देश को दिखाते हैं, पूरा देश नमन करता है शहीदों को। ये पहली बार हमने सुना है कि 1 साल बाद बोला कि हाँ जी हमारे शहीद हुए थे, जैसे कि बड़ी छुपाने वाली बात हो गई है। साहब कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो इज्जत की बात है ना, उसको इज्जत बख्शी,
जानी चाहिए। ये नया क्या हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है साहब। ये आई कांट अंडरस्टैंड, इसकी वजह क्या है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। But as an army veteran, it must be painful. And how do you feel about it? आपके मन में दोस्तों से बात होती है तो क्या बात होती है? ब्लडी वेल पेनफुल यार। अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? आप कैसा देश बनते जा रहे हो? आप मतलब कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? आई हैवंट अंडरस्टूड। द मोस्ट नेचुरल नॉर्मल थिंग इज एक देश अपने शहीदों को नमन करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है, आंखें गीली करता है। हमारा हुआ ही नहीं, हमारा नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है? मतलब आप कौन सी कैजुअलिटी लेस वॉर की ख्वाब लगा के बैठ गए साहब की कैजुअलिटी हो गई नहीं। हम तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लड़ेंगे। वेनेजुएला में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, 12 डे वॉर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर हुई तो उन्होंने छुपा दी, हम भी छुपाएंगे। क्यों? ये अब डोनाल्ड ट्रंप से यही सीखने को रह गया। ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंड आई एम अमेज्ड आउट टू हाउ इट हैज हैपेंड। हो क्या गया है हमको? मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट। हम भी छुपाएंगे। जी, सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए। तो इसका असर, कई चीज हम सीख रहे हैं, इसका असर हमारे जो आर्मी जवान हैं उन पे किस तरह का असर देखते हैं और वो कैसे फिर इसको लेंगे? ऑफ कोर्स इतना बोलते तो नहीं है, बिकॉज आर्मी जवान दे कीप देयर रेपुटेशन एंड एवरीथिंग एंड दे डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स। लेकिन वो जो मेंटल जो प्रेशर है या जो मेंटली इम्पैक्ट करता होगा ये चीजों को, तो आप आर्मी जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो भी हमारा चैनल देखते हैं सर, कि हाउ टू डील विद दिस। नहीं, आई एम नॉट इनटू मैसेजिंग एंड एनी ऑफ दोस सॉर्ट ऑफ थिंग, बट मैं कह रहा हूं कि उनको भी दुख हुआ है, हम वेटरन्स को दुख हुआ है। वी हैव फेल्ट बैड, हमें हैरानी हुई। वी आर अमेज्ड दैट दिस कैन हैपन इन इंडिया। भारतवर्ष में ये हो सकता जी। और अगर हम अभी इसको जोड़े कि साहब अब तो बैक चैनल टॉक भी शुरू हो गई है, देन आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। एक वो राम माधव जी हमारे पहले पहुंच गए थे महबूबा मुफ्ती से बहुत ही डील्स करने, अब हम फिर वो पाकिस्तान से बातों में लग गए और फिर राम माधव जी सबसे आगे। मुझे समझ नहीं आया इनकी सोच क्या है। एक और अपडेट कि पाकिस्तान को सर J-35 स्टेल्थ फाइटर चाइना दे रहा है और भारत के पास AMCA 2030 तक आएगा। इज इट अ डेंजरस गैप? मतलब ये जो स्टेल्थ फाइटर्स मिल रहे पाकिस्तान, आपके पास 2035 तक आना था और अब तो 5-10 साल और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? You please ask the government. I don't sign those deals. I'm sorry, I don't sign those deals. I can only give my viewpoint. जी। 70 करोड़ का जो इंजन इन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको पता चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है। भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। हमको रूस ने ऑफर दिया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, अपने देश में बनाओ। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम नहीं ले सकते। हाय हाय, हम कैसे ले सकते हैं? तुम्हारो व्हाट एल्स कैन वन से यार? जी कि मती मारी गई है क्या? आपको हो क्या गया है? आपको क्या मोहब्बत जताने की मजबूरी क्या है? वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे, और अपनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन नहीं, हमारी तो पूरी पॉलिसी अमेरिका की तरफ है। अमेरिका जान बहादुर,
कंपनी जहान बहादुर, हमने 250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए, मुबारक हो आपको तलवे चाटना। जी, अब एक दो सवाल और है सर। अब बस हमें ये थोड़ा समझा दीजिए, अब के समय में जिस प्रकार से काफी कुछ बदल चुका है, भारत के लिए अब असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान ही रहेगा हमारा मेन दुश्मन, की धीरे धीरे अब ये चाइना और बाकी के देश, कोई नया दुश्मन भी हमारे लिए बनता जा रहा है? बांग्लादेश में भी जैसे माहौल बहुत अलग हो चुका है, अब तो बालेन शाह जो मतलब नेपाल के पीएम बने हैं, वो भी भारत के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो हमारे दुश्मन थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आगे के लिए? आपको जल्द से जल्द, वक्त आपके पास सबसे बड़ी कमी है वक्त की। खतरे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ताकत आप कम करे जा रहे हैं। ये भी नया ड्रामा है। तो और कुछ अजीब सोच आई जा रही है कि शहीद हो जाए तो बताओ नहीं, छुपा लो। अरे उसकी तो, शहीद की तो कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता है साहब। वो कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब हमारे यही एक रह गई थी ड्रिल कि हम अपने शहीदों को पुरजोर और पूरे जोशो खरोश के साथ विदाई देते थे। अब वो भी नहीं नसीब होगा साहब, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएंगे। तुम और तुम्हारा अमेरिका, तो आप जानो वो जाने, हमको तो समझ नहीं आते। समझ गए, लेकिन जनता समझ रही है सर। बस जाते जाते आखिरी सवाल, एक जीडी साहब, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अमेरिका, हो सकता है कि अब खामेनेई का जो बड़ा रिचुअल होने वाला है, फ्यूनरल होने वाला है, कि ये रिचुअल्स और लास्ट राइट्स और एक बड़ा ग्रैंड इवेंट हो रहा है, उस समय क्या कोई वो स्ट्राइक कर सकते हैं? इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई फाइनली पहली बार हो सकता है कि वो बाहर आएंगे और वो पब्लिक के सामने होंगे। और दूसरा सर, ओवरऑल आपको क्या लगता है ये वॉर कब खत्म होने वाला है? जब हम इसकी चर्चा ही करना बंद कर देंगे, ये वॉर खत्म हो जाएगा? एक आपका प्रेडिक्शन। हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन का कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बट योर प्रेडिक्शन ऑलवेज मैटर्स। नहीं, माई प्रेडिक्शन वाज दैट डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अकल तो है कि उसकी वजह से, नेतन्याहू की वजह से जी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है, शामिल अमेरिका की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। मिड टर्म इलेक्शन उनको फेस करना है नवंबर में, प्रिलिमिनरी शुरू हो गए हैं मई के महीने में से, दे हैव स्टार्टेड जी। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई अकलमंदी का काम किया था, ये सो कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। फर्स्ट टाइम इन हिज सेकंड टर्म अकलमंदी का काम एक किया था, तो वो एमओयू साइन किया, और मिनटों के अंदर या इजराइल के साथ मिलके, या इजराइल के उनके नियंत्रण के बाहर नहीं, उल्टा वो लगता है इजराइल की गिरफ्त में है, क्या है, एप्स्टीन फाइल है, क्या है, मुझे नहीं समझ आया। बट आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। लेकिन ये तो कुत्तापना एक नया आ गया है, मर्डरिंग, ये तो गैंग वॉर बना दी है। वॉर में भी कुछ जो है, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशनल रूल्स जी, आपने हर रूल तोड़ा है। वहां पीट हेग्सेथ कह रहा है देयर आर नो रूल्स इन वॉर, मैं अटिल्ला द हन हूं, चंगेज खान की औलाद हूं। अबे तू लड़ तो पाया नहीं ईरान जैसे मिडिल टायर पावर से, तू क्या लड़ेगा रूस से, तू क्या लड़ेगा चीन से, ठीक है। और हमको धमकी दे रहा है, और अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे जी, हम सहमे जा रहे, वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया। तो फिर अब रह क्या गया? मैं क्या कह सकता हूँ? आई एम जस्ट फीलिंग सॉरी